वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम महंगाई और बेरोजगारी के दौर में स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और ये होती क्या है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सबएटॉमिक पार्टिकल्स। सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो मिलके एक एटम को बनाते हैं। ठीक है, इनमें क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनसे भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले अप एंड डाउन क्वार्क्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो इन सबएटॉमिक पार्टिकल्स को बनाते हैं। देन सबएटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एक एटम को बनाते हैं। तो नेक्स्ट इसका सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना? एक एटम। एटम क्या होता है? ये किसी भी एलिमेंट का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन etc। देन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब ये वाले एटम्स मिलते हैं, कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स क्योंकि दरअसल मोस्टली एटम्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी पूरी नहीं होती। वो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जिसमें आता है, ये देखिए वाटर है, इसमें देखिए आप ये H2O एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के जो है वो 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का जो है वो 1 एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि एटम्स को कंबाइन करने से ये वाला मॉलिक्यूल बना है। देन हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल की भी नेक्स्ट आगे 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड देन मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट जो है वो लो होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो हाई होता है, लाइक प्रोटीन एंड डीएनए। तो अब हम नेक्स्ट इसका पॉइंट जो स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्गेनल। पहले हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स थी। एक जो थे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे और दूसरे जो थे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। अब हमने इसके बाद का जो लेवल है वो हमने देखना है ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल क्या होता है? अ स्ट्रक्चर दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड प्रेजेंट विद इन द सेल एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, इसमें मैंने एक वर्ड ऑर्गेनिक यूज किया है। ऑर्गेनिक्स से मुराद ये होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल्स होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होंगे। तो ऑर्गेनल जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी साख्त होती है जो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, लिपिड्स, ये सारे के सारे जो हैं ये मैक्रोमोलेक्यूल्स है प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। मसलन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनल का आपको ये पता चल गया है कि ये बनी किससे होती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और ये अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेल का पावर हाउस है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है फंक्शनिंग के लिए। देन राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल की। जब तमाम ऑर्गेनल्स आपस में कंबाइन होती हैं तो एक सेल ऑर्गेनाइज होता है। सेल क्या है? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ का फंक्शनल यूनिट, इससे मुराद ये है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती अगर वो एक सेल से मिलके ना बनी हुई हो। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं या एक सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मोर देन 1 सेल से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
बात ये है कि जितनी तरह के भी लिविंग थिंग्स दुनिया पे प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिजम्स जितनी तरह के भी इस दुनिया पे प्रेजेंट हैं, वो सेल से मिलके बने हुए होंगे, चाहे वो एक हो, चाहे वो एक से ज़्यादा सेल ही क्यों ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू की। जब सेल्स एक जैसे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है। टिश्यू क्या है? कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। सेल की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, हमारे पास होते हैं मसल सेल्स होते हैं। इस तरह इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। तो अगर एक जैसे सेल आपस में मिल जाए, उसका एक ग्रुप बन जाए, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू जो होगा ये नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होगा। कार्डियक टिश्यू जो है ये कार्डियक मस्कुलर सेल से मिलके बना है। देन हम बात करते हैं ऑर्गन की। अब एक से ज्यादा टाइप के जब टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता है, composed of several types of tissues, for example stomach and kidney। जो स्टमक है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है, that are epithelial tissues and muscular tissues। ओके, तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? 2 or more organs working together to complete the specific body function, for example digestive system। लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था ऑर्गन्स। ऑर्गन्स होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के जब टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं, एक जगह पे कंपोज होते हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। दरअसल जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो आपस में कंबाइन होते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो दरअसल बॉडी की एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंटली उसे परफॉर्म करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखें, माउथ एक ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखें कि मोर देन 1 ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हुए हैं तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। देन हम देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है? एन इंडिविजुअल कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, फॉर एग्जांपल कैट एंड ह्यूमन etc। हाँ जी, हम देखते आ रहे हैं पीछे से कि क्या होता है। सबसे पहले सेल्स जो है वो होते हैं, सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो टिश्यू बनता है। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन्स एक से ज़्यादा जब आपस में जुड़ते हैं बॉडी के काम को परफॉर्म करने के लिए तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड देन जब बॉडी के तमाम ऑर्गन सिस्टम जब कलेक्टिवली काम करेंगे इन कोऑर्डिनेशन तो एक इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है, जैसा कि कैट और ह्यूमन है। उसके बाद हम देखते हैं स्पीशी। स्पीशी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होते हैं कि जो बहुत सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकें, ठीक है, अपने जैसे नए जानदारों को पैदा कर सकें, उन्हें हम कहते हैं स्पीशी। फॉर एग्जांपल डॉग्स, डोंकी एंड ह्यूमंस। अब आप देखिए कि जो डोंकी है वो डॉग्स के साथ इंटरब्रीडिंग करके जानदार नहीं पैदा कर सकते। डॉग्स के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे, तौलीद करेंगे एंड देन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी, एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं इनहेबिटिंग द सेम एरिया एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल रैट पॉपुलेशन इन राइस फील्ड। एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स हैं एक ही जगह के ऊपर एक ही टाइम पे रह रहे हो तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक आप खेत ले लें, फील्ड ले लें, जैसे राइस का ले लें या फिर कोई भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप काउंट करें कि कितने रैट्स प्रेजेंट हैं। अगर आपने उस राइस के फील्ड में उस टाइम के ऊपर उस प्लेस के ऊपर 28 रैट्स काउंट किए हैं तो मीन्स वो क्या है? रैट्स की पॉपुलेशन है। देन हम देखते हैं कम्युनिटी को। कम्युनिटी में क्या होता है? 2 or more populations living and interacting in the same area, for example forestry and pond etc। जब एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस किसी एक जगह पे रह रही हो और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल
फॉरेस्ट, ट्री एंड पॉन्ड। अब देखें कि एक जो ट्री है उसके ऊपर क्या होता है, ट्री भी एक जो है वो स्पीशी का मेंबर है, उसके ऊपर जो है वो स्पैरोज वगैरह या फिर बर्ड्स वगैरह ने जो नेस्ट बनाया हुआ होता है, ये एक पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है। देन उसके अंदर जो है वो कोई आंट्स वगैरह भी रह रही होती हैं। तो ये क्या है, ये भी एक जो है वो कम्युनिटी का पार्ट है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही है और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। अब जैसे देखें जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो बर्ड्स ने नेस्टिंग की है तो वो उन इंसेक्ट्स को खा रहे हों जो उस ट्री के ऊपर रह रहे हैं। इसका मतलब है कि दो पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और वो इंटरेक्ट कौन सा है, ये उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल डेजर्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में हम इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं कि कैसे अगर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है बट नॉन लिविंग थिंग्स अब्सेंट है, तो क्या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर जिंदा रह सकती हैं, एंड एट द सेम टाइम क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स के बगैर अपने आप को मेंटेन या स्टेबल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम की एक बेस्ट एग्जांपल ये आती है कि जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। बट वाटर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो देखिए कैसे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वो उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर वाटर नहीं होगा तो दुनिया पे कोई किसी भी किस्म की लाइफ प्रेजेंट नहीं रह सकती। लाइट इसी तरह से आप लाइट देख लें, एयर देख लें, टेम्परेचर देख लें, सॉयल देख लें, ये तमाम जो है ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। इनके बगैर जो है वो लिविंग थिंग्स का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। एट द सेम टाइम कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स तो प्रेजेंट है बट लिविंग थिंग्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें तो क्या हो सकता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को इन्वायरमेंट में मेंटेन नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल का बैलेंस दुनिया पे नहीं रहेगा। सिमिलरली जो वाटर साइकिल्स हैं वो भी उनमें भी इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर को। बायोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का वो पार्ट या वो सरफेस जिसके ऊपर हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये जो है ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रह रहे होते हैं। कहीं पे ये जो क्रस्ट है ये बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, कहीं पे थोड़ी सी ढलवानदार होती है और कहीं से इसको थोड़ी सी ऊपर होती है, कहीं से स्ट्रेट होती है और कहीं से दोबारा इस तरह की कर्वी होती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है वो अर्थ की इस तरह से जो है वो सरफेस प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर जो होता है ये वाटर प्रेजेंट होता है, जो इस तरह की प्लेसेस होती हैं कर्वी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वाटर है तो वाटर के अंदर भी लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वाटर के अंदर कौन सी लाइफ होती है, फिशेस होती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और दूसरे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एयर्स के अंदर जो होते हैं वो बर्ड्स प्रेजेंट हैं, ट्रीज जो होती हैं वो हवा के अंदर इस तरह से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऊपर रह रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया को हम मार्क कर देंगे, ये हमारा क्या है, बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब कि ये वो अर्थ का एरिया है जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है।